अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में थर्ड लेक्चर में उसका 7th लेक्चर स्टडी करेंगे, थर्ड चैप्टर का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा कि अगर एक बॉडी जो है, मोमेंटम दरअसल हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, और इस तरह से। पहले जो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है मोमेंटम की, वो पढ़ी हुई है ये द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट ले लें तो क्या बन जाता है आपके पास? मोमेंटम। तो ये तो एक जनरल सी डेफिनेशन है, रफ सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने इसको देखा है। तो जैसे कि अब हम इसको देखें कि इसका फ़िज़िकल मीनिंग क्या है, उसको समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। वो बातें क्या हैं, ज़रा देखिएगा बेटा। कि एक बॉल है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में बेटा, विद वेलोसिटी v के साथ। तो यहाँ पर आप आगे कर देते हैं हाथ अपना, इसको कैच करते हैं बेटा। ठीक है, कैच करते हैं तो क्या होता है, ये बॉल जाके आपके हाथ पर क्या लगाती है बेटा? फोर्स, पुश करती है। आपने इसको कैच कर लिया और आपका हाथ यहीं पर स्टेशनरी नहीं रहता, आपको थोड़ा सा पीछे जर्क मिलता है बेटा। यानी पता क्या चला कि जो मूविंग बॉडी होती है उस बॉडी पे फोर्स लगाती है, जो कि बेटा उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है बेटा। बात समझ आ गई? और इसकी जो वेलोसिटी v थी वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे ये क्या होता है बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स लगने से इसका मोमेंटम क्या होता है? डिक्रीज़, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज़। समझ आ गई बेटा? तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम अकर होता है। क्या अकर होता है बेटा? अब ज़रा देखिएगा, हमें लिखते हैं द मूविंग बॉडी exerts force on the body which tries to stop it। बात समझ आ गई? जो मूविंग बॉडी होती है वो क्या करती है? एक्सर्ट करती है क्या? फोर्स। किसके ऊपर? उस बॉडी के ऊपर जो कोई इसको कोशिश करती है इसको रोकने की। तो ये फोर्स बेटा एक्सर्ट करती है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखो कि और बातें भी हम करते हैं बेटा। कि अब जब आपकी जो बॉडी है, दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं आपके पास, लेट्स सपोज वो मूव कर रही हैं विद द सेम वेलोसिटी। तो अब आप उनकी बॉडीज़ की वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन मैसेज दोनों का क्या है बेटा? डिफरेंट है। लेट्स सपोज कि एक हमारे पास ट्रक है और एक कार है, दोनों बेटा एक ख़ास वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन ट्रक का मैस क्या है बेटा? ज़्यादा है, और बेटा जो आपकी कार है उसका मैस क्या है बेटा? कम है। तो अब हम ये अपने जहन से सोचें कि हम अगर दोनों को स्टॉप करना चाहें तो किस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? कौन सी बॉडी को रोकना मुश्किल है बेटा? हमारे लिए ट्रक को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसका जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी उसका मोमेंटम ज़्यादा है। उसका क्या है बेटा? मोमेंटम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार। तो हम लिखते हैं बेटा, टू बॉडीज़ मूविंग with the same velocity, it is harder to stop the massive one। ठीक है बेटा, दो बॉडीज़ जो हैं सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, तो मुश्किल होगा किसको? मैसिव वन को, जिसका मैस ज़्यादा होगा, उसको रोकना बेटा क्या होगा? मुश्किल होगा। समझ आ गई? इसी तरह जैसे कि हमारे पास एक कार मूव कर रही है बेटा, ये कोई कार है लेट्स सपोज, ठीक है, और इसका जो मैस है वो m है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है बेटा। बात समझ आ गई? इसी तरह हमारे पास एक ट्रक है बेटा, इस तरह से। ठीक है, ये ट्रक है, यहाँ पे हमने विंडो भी बनाई हुई है, ये उस तरह से।
ये हमारे पास इसके व्हील्स हैं, ये इसका मैस है गाड़ी का बना दें, ये इसके पे बना देते हैं। अब ठीक है, तो ये भी इसी वेलोसिटी के साथ मूव करे बेटा, v वेलोसिटी के साथ। इसका मैस कैपिटल M है, इसका मैस बेटा क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, इसका मैस ज़्यादा है, इसका मैस कम है। तो बेटा इस बॉडी को, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। इस बॉडी, इन दोनों बॉडीज़ में से रोकना किसको ज़्यादा मुश्किल है बेटा, मैसिव वन को। किसको बेटा, मैसिव वन को रोकना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द लाइटर वन बेटा। ठीक है, लाइटर वन ये भी बेटा गाड़ी को रोकना भी मुश्किल है, लेकिन इसके मुकाबले में आसान है बेटा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो क्वालिटी ऑफ द मोशन है, ये जो हम कह रहे हैं बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, वो बॉडी जाके दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, या उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मोशन, क्वालिटी ऑफ द मोशन है, ये क्या है बेटा, क्वालिटी ऑफ द मोशन है, दिस इज़ नोन एज मोमेंटम। इसको क्या कहते हैं बेटा, मोमेंटम कहते हैं। लेकिन इससे पहले न्यूटन ने इसको क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या कहा था बेटा, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो हम लिखते हैं इसको कि भाई दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये जो ऊपर बातें की हैं इन क्वांटिटी की बात करें, दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी फर्स्ट नॉन एज क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या कहलाती है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मोशन कहलाती है। इट इज़ नाउ डेज, अब हम इसको क्या कहते हैं बेटा, नॉन एज, इट इज़ नॉन एज मोमेंटम। ये क्या कहलाता है बेटा, मोमेंटम कहलाती है। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन जो थी ना बेटा, ये किसने नाम रखा था इसका, न्यूटन ने। किसने नाम रखा था, लेटर ऑन हमने इस क्वांटिटी ऑफ मोशन का नाम क्या रख दिया, मोमेंटम। क्या नाम रख दिया बेटा, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल पी से। समझ आ गई। तो अब हम यहाँ लिखते हैं बेटा, इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला ये होगा बेटा, P इज़ इक्वल टू m इंटू वी। अब क्योंकि v वेलोसिटी है, वेक्टर है, तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ आ गई। हम लिख देंगे इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी बेटा। तो डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम वेक्टर भी होगा बेटा। बात समझ आ गई, क्योंकि वेक्टर किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से, और जिस डायरेक्शन बॉडी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम होगा बेटा। बात समझ आई। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि भाई इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो क्या है, वो बेटा दो यूनिट इसके हैं। एक तो बेटा ये मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो पता क्या चला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका क्या है, यूनिट है। और इसका एक यूनिट और भी बन सकता है बेटा, वो है न्यूटन सेकंड। क्या नाम बेटा, न्यूटन सेकंड। बात समझ आ गई। तो ये प्रूव भी आ सकता है कि किलोग्राम को इसमें न्यूटन सेकंड में कन्वर्ट करो, न्यूटन सेकंड में किलोग्राम में कन्वर्ट करो। या MCQ भी पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, उसमें सबसे पहले ऑप्शन ये होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, फिर दूसरी कोई और दे देते हैं, या तीसरी फिर ये न्यूटन सेकंड डाल देते हैं। तो फिर एक ऑप्शन होता है बोथ A एंड C। तो बच्चे पहले ऑप्शन ये देखते हैं तो इसी को लगा देते हैं, ठीक। ऐसे फिर गलती हो जाती है। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें, किसकी बात करें बेटा, डायमेंशंस की, तो डायमेंशन क्या बन जाएंगी इसकी, देखो ये किलोग्राम मैस है, मैस, ये मीटर है, लेंथ है, ये लेंथ, और ये टी टाइम है बेटा, सेकंड है, तो ये टी की पावर -1 बेटा। बात समझ आ गई। तो ये डायमेंशंस बन गई हैं इसके लिए, मोमेंटम के लिए। कोई बात यहाँ तक समझ ना आए ज़रा पूछ लो। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होती है बेटा। समझ आई। तो ये हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि मोमेंटम जो है
और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का जो है उसमें क्या रिलेशन है बेटा, वो इसको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ड्राइव रिलेशन या व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड द न्यूटन सेकंड लॉ, या इस तरह से आता है एक्सप्लेन या डिफाइन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ, लॉ में इसको एक्सप्लेन करें बेटा, ठीक है, मोमेंटम को, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है इसको, ठीक है। या हाँ, वो बहुत सारे अभी भी आएंगे आगे जाके ना, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अभी तो हमने शुरू किया चैप्टर। अच्छा, अभी तक हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं, पीछे जितने पढ़े हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं। अच्छा, अब इसमें ये तो ये न्यूमेरिकल की जगह पे भी आ सकता है लॉन्ग में ना, तो आपको क्या जगह भाई कि आप न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम डिफाइन करें। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ, अभी तो आप ये पिछले जो छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई बातें वही पढ़ रहे हैं अभी तो, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। वैसे सेकंड लॉ क्या था बेटा, F इज इक्वल टू एम ए, हम कहते एम ए कर लिया भाई हमने। अभी तो हमने नई नई चीज़ें कुछ पढ़ी ही नहीं है इसमें, इस चैप्टर में। तो लॉन्ग जब याद रखना, लॉन्ग जो आते हैं वो नई नई चीज़ों में से आते हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी उसमें से नहीं आते। अच्छा बेटा, मोमेंटम के टर्म्स में हम न्यूटन लॉ सेकंड लॉ को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन करेंगे बेटा, ठीक है। ज़रा देखो कि ये एक बॉडी है आपके पास, ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है, ठीक है बेटा। जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हम लगाते हैं इसके ऊपर क्या बेटा, फोर्स, क्या लगाते हैं, तो इसकी बॉडी की वेलोसिटी जो है कुछ टाइम टी गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। बेटा बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। और इसको टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ बेटा, टी टाइम रिक्वायर्ड हुआ बेटा, समझ आ गई। अच्छा, अब ज़रा देखो, अगर हम इसमें बॉडी में चेंज मालूम करें, अगर इसका एक्सेलरेशन मालूम करें तो वो क्या होगा कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी, ऐसे ही ना बेटा, ये एक्सेलरेशन है। अब ज़रा देखो, हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ F इज़ इक्वल टू एम ए और A इज़ इक्वल टू F ओवर M बेटा। ये A की वैल्यू आ गया आपके पास, और A की वैल्यू पहले भी आपके पास मौजूद है ये वाली, तो ये वाली वैल्यू आप A की कहाँ पुट कर देंगे बेटा, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, समझ आ गई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F ओवर M इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी, समझ आ गई बेटा। अब देखो ज़रा, इनको कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बन जाएगा F इंटू टी, एफ इंटू टी एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय, ख़त्म हो गया। डिवाइड वाली चीज़ तो आप उधर चली गई ना, टी इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई, ठीक है। और ये टाइम जाके देख कर दो डिवाइड, ये क्या बन गया भाई, टी, समझ आ गई बेटा। या अभी इसको ना भी करें मल्टी डिवाइड, तो हम यहाँ से कुछ और बातें भी कर सकते हैं कि भाई टी, समझ आई। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ इज़ नॉन एज मोमेंटम। तो अब ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी है, तो ये मोमेंटम कौन सा बन जाएगा, फाइनल मोमेंटम। तो हम लिख देंगे पी एफ माइनस मास एंड इनिशियल वेलोसिटी पी आई बेटा, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, तो ये बनेगा एफ टी के बराबर, ठीक। अब ये इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब क्या है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी, क्या मतलब बेटा, इज़ इक्वल टू एफ टी, समझ आ गई। अगर इस टी को जाकर डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
इसको कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या बेटा? टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। कि जितनी आपने फोर्स लगाई थी ना बेटा, उतना ही टाइम के लिहाज से मोमेंटम में क्या आ गया? चेंज आ गया। समझ आ गई? वो किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या बन गई कि भाई टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is equal to the applied force is equal to the applied force। अप्लाइड फोर्स के इक्वल है बेटा। समझ आ गई? अब यहाँ से भी हमें पता चल गया कि फोर्स की डेफिनेशन भी बन गई यहाँ से एक और, कि भाई कि जो फोर्स है ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। याद रखना कि सिर्फ चेंज इन मोमेंटम के बराबर नहीं होती। किसके बराबर नहीं होती? हाँ, ये चेंज इन मोमेंटम ये है, ये तो एफ और टी के बराबर है। समझ आ गई? ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर फोर्स अकेली नहीं होती। ये किसके बराबर होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है बेटा, या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी यहाँ तक पूछो बेटा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ये आपने प्रूव करना। तो डेफिनेशन पहले लिखेंगे आप, फिर ये प्रूव करेंगे। ठीक है? अच्छा।